अरुण ने उस रहस्यमय दरवाजे के पार कदम रखा। हवेली की सदियों पुरानी दीवारें मानो धुंधली पड़ गईं। एक अजनबी खिंचाव ने उसे एक ऐसे आयाम में खींच लिया जहां समय की परतें उलझी हुई थी और हवा में दबी प्राचीन फुसफुसाहटें साकार हो रही थीं। एक विचित्र स्थान पर अरुण को एक मध्यम चमकता हुआ स्तंभ दिखाई दिया, जिसकी रोशनी में उसके पूर्वजों के जीवन के खंड तैर रहे थे। जन्म और मृत्यु के चक्र, संघर्ष के क्षण जब अस्तित्व दांव पर लगा था, प्रेम की कसक जो पीढ़ियों तक गूंजती रही, कर्तव्य की वेदी पर किए गए मौन त्याग की गूंज। उसने एक योद्धा को अपनी तलवार उठाते हुए देखा, एक माँ को अपने बच्चे को छाती से लगाते हुए महसूस किया और एक विद्वान को ज्ञान की खोज में रातें बिताते हुए अनुभव किया। ये केवल छवियां नहीं थी, ये उसके रक्त और अस्थियों के इतिहास के जीवंत टुकड़े थे। तभी उसकी नजर एक धूल धूसरित चमड़े की जिल्द वाली प्राचीन डायरी पर पड़ी, जो एक शिलाखंड पर आराम से रखी हुई थी। मानो सदियों से किसी अदृश्य हाथ ने उसे वहां सहेज कर रखा हो। उसे उठाते ही एक ठंडी सिहरन सी उसकी रीढ़ की हड्डी से गुजर गई। एक अस्पष्ट एहसास कि वह किसी पवित्र और शक्तिशाली वस्तु को छू रहा है। डायरी के पहले पन्ने पर लगभग 500 वर्ष पहले के अस्पष्ट अक्षर उकरे हुए थे। स्याही अब फीकी पड़ चुकी थी, फिर भी एक भूतिया उपस्थिति बनाए हुए थी। यह कोई साधारण दस्तावेज नहीं था। इसकी प्राचीनता और भार ने अरुण को यह महसूस कराया कि वह अपने परिवार के इतिहास की गहराई में उतरने वाला है, एक ऐसे कालखंड में जहां उसकी जड़ों का रहस्य छिपा हुआ है। एक ऐसी कहानी जो समय की रेत में दबी हुई थी और अब उजागर होने की प्रतीक्षा कर रही थी। डायरी की जिल्द पर जटिल नक्काशी थी, कुछ ऐसे प्रतीक जो अरुण को अपरिचित लगे, लेकिन फिर भी रहस्यमय रूप से परिचित थे, जैसे कि वे उसकी आत्मा में कहीं गहरे अंकित हो। डायरी के पन्ने पलटते ही अरुण एक अलग युग में पहुंच गया, मानो समय की सुरंग में प्रवेश कर गया हो। अक्षरों की लिखावट में बदलाव आ रहा था, स्याही का रंग गहरा हो जा रहा था, लेकिन भाषा अभी भी प्राचीन थी, जिसके लिए अरुण को अपने मन की पूरी एकाग्रता की आवश्यकता थी। अक्षर धुंधले थे, कुछ स्थानों पर फटे हुए थे, लेकिन जैसे जैसे वह पढ़ता गया, एक विस्तृत कहानी उसके मन में जीवंत होती चली गई, रंगों, ध्वनियों और भावनाओं से भरी हुई। लगभग 1000 वर्ष पहले उसका परिवार एक छोटे से कबीले का हिस्सा था, जो मधुरा से दूर एक उपजाऊ प्रांत में यमुना नदी के किनारे शांतिपूर्वक रहता था। एक प्रांत एक उदार और न्यायप्रिय राजा सूर्यवर्मन के शासन के अधीन था। राजा अपनी प्रजा, प्रकृति और जानवरों के प्रति समान रूप से दयालु था। उसकी न्यायप्रियता और करुणा की कहानियां दूर दूर तक फैली हुई थी। उसके पड़ोसी राज्यों के साथ भी मधुर संबंध थे,
और उसने कभी भी युद्ध का सहारा नहीं लिया था। हमेशा कूटनीति और शांतिपूर्ण समाधान को प्राथमिकता दी थी। फिर भी उसकी सेना इतनी शक्तिशाली और अनुशासित थी कि यदि कोई शत्रु उसके राज्य पर आक्रमण करता तो उसे मुंह की खानी पड़ती। उसकी सैन्य शक्ति उसकी शांति प्रियता का ही एक पहलू थी। इस प्रकार शांति और शक्ति के संतुलन से एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी गई, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और सुरक्षा का प्रतीक बनने वाला था। समय बीतता गया और उदार राजा सूर्यवर्मन 70 वर्ष की आयु में शांतिपूर्वक स्वर्ग सिधार गए। उनके शासनकाल को स्वर्ण युग के रूप में याद किया गया। उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, क्योंकि उनके सभी पुत्र बचपन में ही एक भयानक बीमारी का शिकार हो गए थे, जिसके कारण साम्राज्य के विभिन्न कबीलों के बीच सत्ता के लिए एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। हर कबीले का मुखिया सिंहासन पर अपना दावा ठोक रहा था और शांति भंग हो गई थी। अरुण का कबीला, जिसका नेतृत्व उस समय वीरसेन कर रहे थे, शुरू में इस संघर्ष से दूर रहा। वीरसेन एक शांत और दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने हमेशा शांति और सद्भाव में विश्वास रखा था और युद्ध की निरर्थकता को समझते थे। लेकिन कबीले की मुखिया वीरसेन के महत्वाकांक्षी पुत्र रणधीर ने स्थिति बदल दी। सत्ता के आकर्षण और कबीले को सर्वोच्च शिखर पर देखने की तीव्र इच्छा ने उसे युद्ध में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। उसने अपने पिता की शांति की नीति को कायरता के रूप में देखा। युवा महत्वाकांक्षी नेता रणधीर निष्पक्ष युद्ध के सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखता था। उसके मन में केवल सत्ता पाने की तीव्र इच्छा थी और वह किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने जीत हासिल करने के लिए हर तरह के छल और कपट का सहारा लिया। गुप्त समझौते किए गए, दुश्मनों के बीच फूट डाली गई, धोखे दिए गए और अप्रत्याशित हमलों के माध्यम से उसने धीरे धीरे अपने प्रतिद्वंदियों को कमजोर कर दिया। रात के अंधेरे में घात लगाकर हमले करना, झूठी अफवाहें फैलाना और कमजोर कबीलों को अपने पक्ष में मिलाना उनकी रणनीति का हिस्सा था। अंततः उसके कबीले ने उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त की और वह उस विशाल साम्राज्य का राजा बना। लेकिन उसकी जीत खून और धोखे से सनी हुई थी। नया राजा रणधीर, जिसने छल और कपट से सिंहासन हासिल किया था, शासन चलाने के अनुभव और ज्ञान से कोसों दूर था। उसके पास दूरदर्शिता और धैर्य की कमी थी और वह केवल अपनी तात्कालिक इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता था। सत्ता के नशे और विलासिता के आकर्षण में वह राज्य के महत्वपूर्ण मामलों को नजरअंदाज करने लगा। दरबार षड्यंत्रों और चापलूसों का अड्डा बन गया और राजा सच्चाई से दूर होता चला गया। उसने अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं और अपने चापलूस मित्रों पर
अंधाधुंध धन खर्चा करना शुरू कर दिया। भव्य महल बनवाए गए, असाधारण पार्टियां आयोजित की गई और राज्य का खजाना तेजी से खाली होने लगा। इसका सीधा प्रभाव राज्य की रक्षा और सेना पर पड़ने लगा। सैनिकों का वेतन लंबे समय तक नहीं चुकाया गया, जिससे उनमें असंतोष फैल गया और वे धीरे धीरे सेना छोड़ने लगे। अनुभवी और वफादार सैनिकों की जगह राजा के पसंदीदा और अक्षम लोगों को सेना में उच्च पद दिए गए, जिससे सेना की क्षमता और मनोबल और भी गिर गया। राज्य की यह कमजोर स्थिति बाहरी शत्रुओं से छिपी नहीं रही। पड़ोसी राज्यों के शासक, जिन्होंने पहले सूर्यवर्मन की शक्ति का सम्मान किया था, अब इस कमजोर साम्राज्य को लूटने का अवसर देख रहे थे। राजा के राज्याभिषेक के कुछ समय बाद, जब साम्राज्य अपने इतिहास के सबसे कमजोर दौर से गुजर रहा था, एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शत्रु राजा भद्रक ने अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध छेड़ दिया। राजा रणधीर जानता था कि अपनी कमजोर और असंतुष्ट सेना के साथ वह निश्चित रूप से हार जाएगा, लेकिन एक बड़ी और सुसज्जित सेना को खड़ा करने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता थी, जो उसके खाली खजाने में नहीं था। उसके पास अपने पूर्वजों की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का अभाव भी था और वह इस गंभीर संकट का सामना करने में पूरी तरह से असमर्थ था। इस संकट की घड़ी में अरुण के दूरदर्शी पूर्वज वीरसेन, जो अब तक सेवानिवृत्त हो चुके थे लेकिन राज्य के मामलों पर गहरी नजर रखते थे, सामने आए। उन्होंने राजा रणधीर की स्थिति को समझा और राज्य की रक्षा के लिए आवश्यक धन प्रदान करने का प्रस्ताव रखा। वीरसेन ने अपनी निजी संपत्ति, जो उन्होंने अपने जीवन भर की ईमानदारी और परिश्रम से अर्जित की थी, उसे राज्य के खजाने में दान कर दिया। उनका यह कार्य निस्वार्थ प्रेम और अपने कुल के प्रति अटूट निष्ठा का प्रमाण था। उनके द्वारा दिए गए धन से राजा ने एक नई सेना भर्ती करने और अपने बचे हुए सैनिकों को वेतन देने में सक्षम हुआ। एक भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें राजा रणधीर ने अपनी जान की बाजी लगाकर शत्रु राजा भद्रक की शक्तिशाली सेना का मुकाबला किया। अपने राज्य को बचाने की तीव्र इच्छा ने उसे असाधारण साहस प्रदान किया। अंततः उसे विजय प्राप्त हुई, लेकिन इस युद्ध में उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया, जो युद्ध में वीरतापूर्वक लड़ते हुए मारे गए थे। पुत्रों के शोक में डूबे राजा का मन शासन में नहीं लगता था। उन्होंने अरुण के पूर्वज वीरसेन की बुद्धिमत्ता, निष्ठा और संकट में दिखाई गई मदद से प्रभावित होकर उन्हें राज्य का कोषाध्यक्ष नियुक्त किया। राजा ने यह भी आदेश दिया कि कोषाध्यक्ष की स्वीकृति के बिना कोई भी व्यय नहीं किया जाएगा, जिससे राज्य के वित्त पर वीरसेन का पूर्ण नियंत्रण स्थापित हो गया। युद्ध में अपने पुत्रों
को खो देने के सदमे से राजा रणधीर कभी उबर नहीं पाया। वह सार्वजनिक जीवन से दूर हो गया और अपना सारा समय अपने महल में शोक में बिताने लगा। अगले 40 वर्षों तक राज्य का शासन वास्तव में अरुण के पूर्वज कोषाध्यक्ष वीरसेन द्वारा ही चलाया गया। उन्होंने कुशलतापूर्वक राज्य की अर्थव्यवस्था को संभाला, भ्रष्टाचार को खत्म किया, न्यायप्रिय शासन स्थापित किया और प्रजा का विश्वास जीता। उन्होंने व्यापार और कृषि को बढ़ावा दिया, सड़कों और सिंचाई प्रणालियों का निर्माण करवाया और कला साहित्य को संरक्षण दिया। राजा रणधीर केवल नाम मात्र का शासक रह गया था, जो अपने शोक में डूबा रहता था और कभी कभार ही सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। जब राजा रणधीर की मृत्यु हुई तो स्वाभाविक उत्तराधिकारी के अभाव में कोषाध्यक्ष वीरसेन ही राज्य के सबसे शक्तिशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। अपनी निष्ठा, बुद्धिमत्ता और कुशल शासन के कारण उन्हें सर्वसम्मति से नया राजा चुना गया। प्रजा ने उन्हें अपना उद्धारकर्ता माना और उनके शासनकाल को शांति और समृद्धि के एक नए युग की शुरुआत के रूप में देखा। इस प्रकार अरुण के पूर्वजों का कभी एक छोटा सा कबीला अपनी मेहनत, दूरदर्शिता और संकट में दिखाई गई निष्ठा के बल पर एक शक्तिशाली और सम्मानित राजवंश में परिवर्तित हो गया। वीरसेन ने एक न्यायपूर्ण और स्थिर शासन की नींव रखी, जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्धि और सुरक्षा सुनिश्चित की। डायरी के पन्नों में इस उत्थान की कहानी विस्तार से लिखी गई थी, जिसमें उन अनगिनत चुनौतियों, बलिदानों और रणनीतियों का वर्णन था, जिन्होंने उसके परिवार को सत्ता के शिखर तक पहुंचाया था। अरुण हर शब्द को ध्यान से पढ़ रहा था। उसके मन में अपने पूर्वजों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की भावना उमड़ रही थी। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि उसकी विरासत इतनी समृद्ध और जटिल होगी, जिसमें वीरता, त्याग और बुद्धिमत्ता की ऐसी प्रेरक कहानियां छिपी होंगी। लेकिन डायरी में केवल उत्थान की गाथा ही नहीं थी। जैसे जैसे अरुण आगे बढ़ता गया, उसे पतन के शुरुआती संकेतों का भी पता चला। नए राजवंश के कुछ शासक अपने पूर्वजों की कड़ी मेहनत और त्याग को भूल गए। वे विलासिता, अहंकार और सत्ता के नशे में डूब गए। राज्य के संसाधनों का दुरुपयोग होने लगा और प्रजा की जरूरतों को अनदेखा किया जाने लगा। राजाओं ने अपनी प्रजा की भलाई की परवाह किए बिना अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित किया। डायरी में एक विशेष राजा के भोग विलास का उल्लेख किया गया था, जिसने अपने वैभव और ऐश्वर्य के प्रदर्शन में इतना अधिक धन खर्च किया कि राज्य का खजाना खाली होने लगा। उसने सोने और कीमती पत्थरों से सजे महल बनवाए, शानदार रथों का निर्माण करवाया और अनगिनत दास दासियों को अपनी सेवा में रखा। महत्वपूर्ण सैन्य
और बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान देना बंद कर दिया गया। सड़कों और सिंचाई प्रणालियों की मरम्मत नहीं की गई और सेना कमजोर होती चली गई, जिससे राज्य धीरे धीरे कमजोर होने लगा और बाहरी आक्रमणों के प्रति असुरक्षित हो गया। विलासिता और कुशासन के कारण राज्य में आंतरिक कलह और असंतोष बढ़ने लगा। शक्तिशाली सामंत, जिन्हें पहले राजा का समर्थन प्राप्त था, अब अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने लगे और केंद्रीय सत्ता को चुनौती देने लगे। वे अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र शासकों की तरह व्यवहार करने लगे, करों की उगाही करते थे और राजा के आदेशों की अवहेलना करते थे। डायरी में पारिवारिक झगड़ों, विश्वासघातों और सत्ता के लिए खूनी संघर्षों के दर्दनाक विवरण दर्ज थे। राजकुमार अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर रहे थे। भाई एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए थे और महल षड्यंत्रों और हत्याओं का केंद्र बन गया था। एक पृष्ठ पर राजकुमार आदित्य द्वारा अपने ही पिता राजा सूर्यसेन की हत्या का उल्लेख था, जिसने सिंहासन पर अपना दावा मजबूत करने के लिए ऐसा घृणित कार्य किया था। आदित्य महत्वाकांक्षी और निर्दयी था और उसने सत्ता पाने के लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला कर लिया था। उसने अपने पिता के विश्वास पात्रों को रिश्वत दी और महल के गार्डों को अपने पक्ष में कर लिया और एक रात चुपके से राजा के शयन कक्ष में घुसकर उनकी हत्या कर दी। इस विश्वासघात ने पूरे राज्य को स्तब्ध कर दिया और राजवंश की नींव को हिला दिया। दूसरे पृष्ठ पर दो भाइयों विक्रम और देवदत्त के बीच साम्राज्य के विभाजन और उसके बाद हुए विनाशकारी युद्ध का वर्णन था, जिसने राज्य के कई छोटे और कमजोर हिस्सों को तोड़ दिया था। दोनों भाई सत्ता के भूखे थे और अपने अपने समर्थकों के साथ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए थे। वर्षों तक चले इस गृह युद्ध में हजारों लोग मारे गए और राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से बर्बाद हो गई। छोटे छोटे राज्य लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे, जिससे बाहरी शत्रुओं को आक्रमण करने का सुनहरा अवसर मिल गया। अरुण इन कहानियों को पढ़कर व्यथित हो उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी विरासत में न केवल वीरता और उत्थान की गाथाएं थी, बल्कि पतन, विश्वासघात और पीड़ा के गहरे भाव थे। यह जानकर उसका हृदय भारी हो गया कि उसके अपने पूर्वजों ने भी गलतियां की थी, जिनके दूरगामी और विनाशकारी परिणाम हुए। सत्ता का नशा, अहंकार और आपसी कलह ने एक शक्तिशाली साम्राज्य को खंडहर में बदल दिया था। आंतरिक कलह और कमजोरी की स्थिति ने बाहरी शत्रुओं को आक्रमण करने का अवसर प्रदान कर दिया। टूटे हुए और कमजोर राज्यों पर बार बार हमले हुए, जिससे जान माल का भारी नुकसान हुआ। पड़ोसी राज्यों के शासक पहले इस साम्राज्य की शक्ति से डरते थे, अब इसे आसानी से लूट सकते थे। डायरी में एक ऐसे आक्रमण का मार्मिक वर्णन था, जिसमें एक शक्तिशाली पड़ोसी राज्य सोमपुर के राजा
देवेंद्र ने धोखे से राजधानी पर कब्जा कर लिया और हजारों निर्दोष लोगों का नरसंहार किया। आक्रमणकारी क्रूर और निर्दयी थे। उन्होंने शहर को लूट लिया, घरों को जला दिया और महिलाओं और बच्चों सभी को मार डाला। अरुण ने पढ़ा कि उसके कुछ पूर्वजों ने वीरतापूर्वक प्रतिरोध किया, अपनी जान की परवाह किए बिना आक्रमणकारियों से लड़े, लेकिन खंडित और कमजोर राज्य के सामने उनकी बहादुरी व्यर्थ साबित हुई। उनके पास न तो पर्याप्त सैनिक थे और न ही कोई संगठित नेतृत्व। आक्रमणकारियों ने मंदिरों को लूटा, पुस्तकालयों को जला दिया और अनगिनत ऐतिहासिक दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। इस विनाश के कारण राजवंश के इतिहास और संस्कृति के कई महत्वपूर्ण पहलू हमेशा के लिए खो गए। ज्ञान और कला के केंद्र राख के ढेर में बदल गए और पीढ़ियों का संचित ज्ञान नष्ट हो गया। डायरी के अंतिम कुछ पन्ने बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए थे। स्याही मिट गई थी और कागज फट गया था, लेकिन अरुण को अभी भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती थी। अंतिम स्पष्ट उल्लेख एक शक्तिशाली किले विजयगढ़ के बारे में था, जो कभी उनके राजवंश की शक्ति और गौरव का प्रतीक था। डायरी में लिखा था कि यह किला एक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान पर घने जंगलों और ऊंची पहाड़ियों के बीच स्थित था। इसमें राजवंश के कई गुप्त रहस्य और खजाने छिपे हुए थे, जिन्हें आक्रमणकारियों से बचाने के लिए वहां छुपाया गया था। लेकिन समय के थपेड़े और युद्धों की मार के कारण वह किला अब एक खंडहर में तब्दील हो चुका था, जिसे भूतिया और शापित माना जाता था। डायरी में उस खंडहर के स्थान का अस्पष्ट रूप से वर्णन किया गया था। कुछ प्राकृतिक स्थलों और नदियों का उल्लेख था। साथ ही यह भी संकेत दिया गया था कि यदि कोई व्यक्ति उस स्थान पर खोज करे तो उसे राजवंश के इतिहास के बारे में और भी महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं, जिसके बारे में पहले के पन्नों में रहस्यमय ढंग से उल्लेख किया गया था। अंतिम पंक्ति, जो लगभग मिट चुकी थी, में लिखा था, शायद खंडहर की धूल में दबी है हमारे अतीत का अंतिम सत्य। अरुण ने डायरी को ध्यान से बंद कर दिया। उसका मन विचारों के बवंडर से भरा हुआ था। इस प्राचीन दस्तावेज ने न केवल उसके परिवार के उत्थान और पतन की कहानी बताई थी, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दिखाई थी। वह खंडहर जो कभी शक्ति का प्रतीक था और अब विस्मृति के अंधेरे में खो गया था, उसके लिए अपने परिवार के इतिहास के अगले अध्याय को खोजने की कुंजी बन गया था। उसे अब केवल अपने पूर्वजों की गौरवशाली गाथाओं में ही दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि उनके पतन के कारणों के बारे में भी जानने की तीव्र इच्छा थी। उसने दृढ़ निश्चय किया कि वह उस खंडहर की खोज करेगा। उसे विश्वास था कि वहां उसे न केवल अपने पूर्वजों के बारे में और जानकारी मिलेगी, बल्कि उस शाप के रहस्य का भी उजागर करने में मदद मिलेगी, जिसने सदियों से उसके परिवार को जकड़ रखा था। पारलौकिक क्षेत्र में
उस प्राचीन डायरी की खोज ने उसकी यात्रा को एक नया मोड़ दे दिया था। एक ऐसा मोड़ जो उसे समय की धुंधली गलियों से होते हुए अपने परिवार के अतीत के अंतिम सत्य तक ले जाएगा और शायद उस शाप के रहस्य को भी उजागर करेगा जो उसकी विरासत पर छाया हुआ था। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। घंटी का बटन दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि कोई भी कहानी आपसे मिस ना हो।